तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्लास 10th का ही है। पहला चैप्टर, चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम इसे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। ओके, चैप्टर स्टार्ट होता है एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लिया गया है बेल्जियम एंड श्रीलंका का। मेनली देखो, इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। देखो, नॉर्मली एक सिंपल इक्वेशन है, यहाँ आप देख सकते हो। सिंपल इक्वेशन क्या बोलता है, किसी भी चीज को अगर आप शेयर करते हो देन वहां पर क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन होगा तो देन आपको जो शेयर होगा वो कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एप्पल है और आप अपने सिबलिंग के साथ ये एप्पल को शेयर कर रहे हो, देन इससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ एप्पल जो मिलेगा आपको वो कम ही होगा, राइट। तो हम इस चीज से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ भी अगर आप शेयर करते हो देन वो क्या होगा, रेड्यूस होगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम पावर के केस में देखेंगे कि किसी भी अगर आप पावर को शेयर करते हो देन इससे क्या होगा, पावर और बढ़ेगा। ओके, ये हम कैसे जानेंगे, दो एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल है बेल्जियम का और दूसरा एग्जाम्पल है श्रीलंका का। पहले हम बेल्जियम से स्टार्ट करते हैं। ओके, बेल्जियम, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज से देख सकते हो, ये है बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, कहाँ पर, यूरोप में। ओके, और अगर आप बेल्जियम को हमारे स्टेट ऑफ हरियाणा के साथ भी रिलेट कर सकते हो। ये बॉर्डर कौन कौन से कंट्रीज के साथ शेयर करता है, फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये चार कंट्री के साथ बॉर्डर इससे शेयर करता है। और यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफी कम है, ठीक है, 1 करोड़ के आसपास। देखो, हमारे इंडिया में 140 करोड़ है, लेकिन अगर आप बेल्जियम का देखो, यहाँ पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़ है। ओके, और यहाँ पर एथनिक कंपोजिशन भी देखने को मिलता है। एथनिक कंपोजिशन क्या है, देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है। एथनिक कंपोजिशन मींस सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। सो एक सोशल डिवीजन होगा, सोसाइटी में डिवीजन होगा कुछ एक शेयर कल्चर को लेकर। शेयर कल्चर मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, राइट। ये जो सोशल डिवीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, एथनिसिटी बोलेंगे। सो यहाँ पर बेल्जियम में जो एथनिक कंपोजिशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप देखो एथनिसिटी का, यहाँ पर 59% लोग जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन कौन सा है, ये जो येलो शेडेड पार्ट आप देख रहे हो इसे हम फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। यहाँ पर 59% लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 40% जो पीपल है वालोनिया रीजन में रहते हैं। वालोनिया रीजन, ये जो रेड कलर का शेडेड पार्ट देख रहे हो, ये है वालोनिया रीजन जो कि साउथ में है बेल्जियम के। यहाँ पर 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग जो 1% लोग हैं वो क्या बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से बहुत ज्यादा वेरिएशन है। 59% डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, 1% जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रसेल्स। आप यहाँ देख सकते हो, ये जो छोटा सा देख रहे हो ये क्या है, ब्रसेल्स है, ये कैपिटल है बेल्जियम का। ओके, यहाँ पर एथनिसिटी, यहाँ भी वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है, यहाँ पर 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। आप देख सकते हो कंप्लीट बेल्जियम में आप देख सकते हो कि जहां पर फ्रेंच पीपल कम बोलते हैं, 40% लोग बोलते हैं, वहीं कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में देखो 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ओनली 20% लोग क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल कंट्री में देखें देन माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच पीपल है कि नहीं, ओनली 40% है। ओके, सो लेकिन ये जो 40% पीपल है बहुत ही ज्यादा रिच थे, पावरफुल थे। ओके, ये जो डच स्पीकिंग पीपल है इनको इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ही बाद में मिलता है, लेट में मिलता है। इसीलिए अब देखो 1950 से 60s के बीच में इनके बीच में हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहता था। ओके, ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी है वहां भी कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशल प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है कि जो डच स्पीकिंग पीपल हैं जो मेजॉरिटी में है कंट्री में अगर देखा जाए तो वहां पर डच स्पीकिंग ज्यादा है कि नहीं। अभी हमने देखा था 59%, लेकिन वो माइनॉरिटी में है, कैपिटल में है, राइट, ओनली 20%। ओके,
सो इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कैसा कन्फ्लिक्ट होगा वो हम आगे देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट कंट्री को चलते हैं, श्रीलंका। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा बेल्जियम का केस। अभी हम श्रीलंका का केस देखते हैं, राइट। अभी हम नेक्स्ट कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कंट्री का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका का मैप मैं आपको दिखाता हूं। ये है श्रीलंका का मैप। श्रीलंका कहां पर लोकेट है, हमारे इंडिया के साउथ में ही है, कुछ ही दूर है तमिलनाडु से। ओके, यहाँ पर भी कितने लोग रहते हैं, 2 करोड़ पीपल रहते हैं, 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। ओके, इसे हम अपने स्टेट ऑफ हरियाणा के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिलता है, यहाँ पर भी एथनिक कंपोजिशन है, राइट। एथनिसिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर 74% लोग क्या बोलते हैं, सिन्हाला बोलते हैं। ओके, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। 18% लोग क्या बोलते हैं, तमिल स्पीकर्स हैं। ओके, तमिलियंस हैं जो कि तमिल स्पीकर्स हैं। ओके, सो इसमें भी कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, तमिल्स में भी। कैसा वेरिएशन देखने को मिलता है कि 13% लोग हैं श्रीलंकन तमिल्स और रेस्ट द 5% लोग हैं इंडियन तमिल्स हैं। कि इंडियन तमिल्स आए कहां से, ये इनके फोरफादर्स, जब इंडिया में कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, प्लांटेशन वर्कर्स, आज प्लांटेशन वर्कर्स इन लोगों को लेकर गए थे कहां को, श्रीलंका को। ये वहीं पर ही बस गए हैं, राइट। तो इनका कितने पॉपुलेशन है, 5% पॉपुलेशन है, राइट। अगर आप मैप देखो श्रीलंका का, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो ऑरेंज शेडेड पोर्शन है, यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, राइट। सो श्रीलंकन तमिल्स मेनली कहां पर लोकेटेड हैं, कंसंट्रेटेड हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में कंसंट्रेटेड हैं, यहाँ पर ही रहते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ये क्या है, बुद्धिस्ट हैं। और तमिल स्पीकिंग पीपल क्या है, तमिल स्पीकिंग पीपल ये हिंदूज या फिर मुस्लिम्स हैं। 7% लोग क्रिश्चियंस हैं जो कि बोथ तमिल्स और सिन्हाला हैं। ओके, ये है कॉम्पोजिशन, एथनिक कॉम्पोजिशन है श्रीलंका का। यहाँ भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा वेरिएशन है, राइट। अब हम देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ये टॉपिक। ओके, देखो श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1948 में। ऑलरेडी हमने जो इतना ज्यादा वेरिएशन देखा, सो आपको मतलब लग ही रहा होगा कि यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। सो श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1948 में। ओके, आपको पता है हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा, वहां पर देखा कि सिन्हाला कम्युनिटी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट। सो इतना अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये चाहेंगे क्या, अपना पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए। वही चीज हुआ, सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस। सिन्हाला कम्युनिटी ने चाहा कि अपना डोमिनेंस को एस्टेब्लिश कर पाए, राइट। इसीलिए एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ स्टेप्स लिया, वो स्टेप्स से इससे क्या होगा, सिन्हाला को सुप्रीमेसी मिलेगा, सिन्हाला पावर में आ सकते हैं, राइट। यही चीज आपको एक क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से वो स्टेप्स हैं, मेजोरिटेरियन मेजर्स हैं, जिससे सिन्हाला को क्या मिलेगा, सुप्रीमेसी मिलेगा। ओके, पहला होगा इन 1956। देखो कब आजाद हुआ, कब इंडिपेंडेंट हुआ श्रीलंका, 1948 में, राइट। सो पहला ये जो हम पढ़ रहे हैं सिन्हाला सुप्रीमेसी के लिए जो स्टेप्स लिए गए, पहला स्टेप कब लिया गया, 1956 में। यहां पर क्या किया गया, एक एक्ट पास किया, एक्ट मींस लॉ पास किया, ओके, जिससे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, ये बोला गया कि सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे क्या होगा, तमिलियन लैंग्वेज को कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिला, और तमिलियन लैंग्वेज को अगर रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, तमिलियंस को एलियनेशन फील होगा, राइट। यही चीज हुआ यहाँ पर। सिन्हाला को 1956 में एक लॉ के थ्रू, एक एक्ट के थ्रू क्या बना दिया गया, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। सेकंड स्टेप क्या लिया गया, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। मींस गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज अपनाए, और उस पॉलिसीज में जो यूनिवर्सिटी में जॉब था या फिर गवर्नमेंट जॉब्स था, यहां पर किसको प्रेफरेंस दिया गया, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस दिया गया। थर्ड स्टेप क्या लिया गया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और इसमें बोला गया कि स्टेट अब से किसको प्रोटेक्ट करेगा, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा। ओके,
ये 3 पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका। ओके, तो कौन सा ऐसे स्टेप्स थे जिससे सिन्हाला को सुप्रीमेसी कराया गया। अब देखो, ये जो 3 एक्ट्स थे, ठीक है, 3 जो मतलब स्टेप्स लिए गए, इन 3 स्टेप से सिन्हाला को बहुत ज्यादा पावर मिल गया और इसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स क्या फील करने लगे, एलियनेशन फील करने लगे। एलियनेशन मीन्स ये अपने आप को सिस्टम से पूरा ही अलग महसूस करने लगे थे। अरे समझ में, इनको लग रहा था कि अब सरवाइव करना मुश्किल है, इनका लैंग्वेज, इनका कल्चर, ये सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, राइट, यही सोचने लगे। इससे क्या होगा, जो रिलेशन था किसके बीच में, सिन्हाला और तमिलियंस के बीच में, ये बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेन आने लगा, मीन्स दूरियां बढ़ने लगी। ओके, अब श्रीलंकन तमिल्स तो चुप बैठने वाले नहीं थे, इन्होंने क्या किया, कुछ पार्टीज बनाया और स्ट्रगल करने लगे रिकॉग्निशन के लिए कि तमिल को भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, राइट। लेकिन इनका जो डिमांड था इसको रिपीटेडली डिनाई किया गया। ओके, फाइनली 1980s में ये जो श्रीलंकन तमिल्स थे, इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया कि हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट तमिल इलम चाहिए। इलम मीन्स स्टेट, राइट, इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, और ज्यादा डिस्ट्रस्ट बनने लगा दोनों कम्युनिटी के बीच में और फाइनली वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट होने लगा, दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। और ये जो वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट था, ये फाइनली किस में चेंज हो गया, सिविल वॉर में चेंज हो गया। और सोचो, सिविल वॉर होगा मीन्स 2 कम्युनिटीज के बीच में अगर झगड़ा होगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ, बहुत सारों ने अपने लाइवलीहुड को खो दिया। सो देख सकते हो कि इस तरह से श्रीलंका में एक कम्युनिटी अपना पावर को जब एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया, इससे क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ और बहुत सारा लॉस हुआ, चाहे वो लाइफ का हो, आ रहा है समझ में, या फिर लाइवलीहुड का हो। सो ऐसा हमने देखा। लेकिन ये तो हमने देखा श्रीलंका का केस किस तरह से सिविल वॉर हो गया, राइट। लेकिन बेल्जियम में हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था हमने बेल्जियम की स्टोरी के साथ, वहां भी हमने देखा कि एथनिक कंपोजिशन है, राइट। लेकिन बेल्जियम ने अपने एथनिक कंपोजिशन को किस तरह से टैकल किया वो हम देखते हैं। देखो, Belgian leaders recognized the existence of regional differences and cultural diversities. बेल्जियम लीडर्स ने सोचा कि नहीं, हमारा जो डिफरेंसेस है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें एकोमोडेट करना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1970 से 1993 के बीच में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया। अमेंड किया मींस चेंज किया। ओके, और उन्होंने क्या किया, कौन कौन से स्टेप्स लिए वो हम देखते हैं। ओके, इसको हम बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली नोन है बेल्जियन मॉडल से। ओके, सो आप इसको याद कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्जियन मॉडल है क्या, राइट, या फिर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स बेल्जियम ने लिया जिससे एक यूनिटी बना रहा बेल्जियम में डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में। ओके, देखो पहला क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government में। So पहला जो स्टेप लिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, किसके, डच कम्युनिटी के और फ्रेंच कम्युनिटी के। ओके, सो इन्होंने क्या स्टेप लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, और इक्वल होगा तो ऑब्वियसली कंफ्लिक्ट नहीं होगा, राइट। सेकंड स्टेप उन्होंने क्या लिया, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो इन्होंने क्या किया, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का किसको दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। इससे क्या होगा, कंफ्लिक्ट नहीं रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, राइट। अब स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, थर्ड स्टेप क्या लिया गया कि ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, वहां भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, किसको, बोथ कम्युनिटीज को। ओके, किसको, डच और फ्रेंच, ये जो 2 कम्युनिटीज हैं इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कहां पर, ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स मैंने ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि ये क्या है, एक कैपिटल है, आरएस में किसका, बेल्जियम का कैपिटल है, राइट। यहां भी क्या किया गया, दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या लिया गया, एक अलग से गवर्नमेंट बनाया गया, वो गवर्नमेंट का नाम क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट होगा कैसे, बिलोंगिंग टू 1 लैंग्वेज कम्युनिटी, मींस यहाँ पर डच का अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, फ्रेंच का अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, जर्मन स्पीकिंग पीपल का अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, देखो हमने देखा कि एथनिसिटी के बीच मतलब बेसिस में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक ही टास्क रहेगा कि किस तरह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको इग्नोर किया जा सके, और समय इसको सॉल्व किया जा सके। ओके, सो इससे क्या होगा, ये जो मॉडल आपने देखा कि नो डाउट थोड़ा मतलब
ये लग रहा है कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक्चुअल सेंस में ये जो मॉडल था ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा किसके लिए, बेल्जियम के लिए। ओके, और इससे क्या हुआ, जो सिविक स्ट्राइक हो सकता था, मीन्स ये जो सिविल वॉर हो सकता था डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, ऐसा नहीं हुआ। ओके, अब सिंस ये बहुत ही अच्छा मॉडल था जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ बेल्जियम में। ओके, सो इसीलिए यूरोपियन यूनियन जब बना उस टाइम में ब्रसेल्स को चूज किया गया एज देयर हेडक्वार्टर। आ रहा है समझ में? सो बहुत ही अच्छा मतलब स्टेप लिया गया बेल्जियम के लोगों ने। लेकिन देखो श्रीलंका में क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया। सो हमने एक चीज इस चीज से पता चला हमें क्या, कि अगर आप पावर को शेयर कर रहे हो, क्योंकि बेल्जियम में देखो इतना ज्यादा पावर को शेयर किया गया, स्टेट के साथ भी किया गया, अलग कम्युनिटीज के साथ भी किया गया, और अगर ऐसा पावर आप शेयर कर रहे हो, इससे क्या होगा, मीन्स कम्युनिटीज के बीच में एक यूनिटी बना रहेगा, आ रहा है समझ में, और ओवरऑल सोसाइटी में एक हैप्पीनेस बना रहेगा, है कि नहीं? वही चीज लिखा गया है, देखो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम these two stories? It shows that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine unity of the country. तो इससे क्या पता चला कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना विल को फोर्स करना चाहेगा, इससे क्या होगा, तो यूनिटी नहीं रहेगा किसमें, कंट्री में। ओके, ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको गारंटेड क्वेश्चन मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ओके, देखो फर्स्ट क्या है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों पावर शेयरिंग का जरूरत है। ओके, पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रूडेंशियल रीजन है। ओके, प्रूडेंशियल रीजन क्या है देखते हैं, कि फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब बिटवीन सोशल ग्रुप्स हमने एग्जांपल देखा किस तरह से बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुआ, इसकी वजह से जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, ओके, वहां पर क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं, चाहे वो डच स्पीकिंग पीपल हो चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हो, इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं, राइट। सो हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग की वजह से क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन सोशल ग्रुप्स वो क्या होगा, रेड्यूस हो जाएगा, राइट। Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. तो हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग होगा, देन क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा नहीं। ओके, इससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल ऑर्डर होगा वो स्टेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो है क्या, पावर शेयरिंग जो सेकंड है वो क्या है, मोरल रीजन। ओके, देखो बहुत अच्छे से मैंने मार्क भी किया हुआ है, इसे आप इसी हिसाब से आप अपने बुक में मार्क कर लेना, और इसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करना अपने एग्जाम के लिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड रीजन क्या है, मोरल रीजन है। ओके, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल का जो सेकंड रीजन है वो मोरल रीजन है, क्या, कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। तो पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और यहाँ पर पावर शेयरिंग किसके साथ किया जा रहा है, जो कि इससे अफेक्टेड होंगे। अफेक्टेड कौन होंगे, पीपल होंगे, राइट। सो पीपल हैव टू बी हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। इसीलिए पीपल के साथ क्या करना चाहिए, लोगों के साथ क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि वो कैसे गवर्न करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों के साथ कंसल्ट करोगे, देन आप लोगों को पावर शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, राइट। So, a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. So, एक legitimate government कब हम बोलेंगे, जब लोगों का involvement होगा decision making process में, right? यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि जो प्रूडेंशियल रीजन होगा वो किसके ऊपर स्ट्रेस करता है, कि पावर शेयरिंग क्या है, विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स, पावर शेयरिंग से बेटर आउटकम्स आता है। और जो मोरल रीजन है वो किसके ऊपर एम्फेसिस देता है, कि पावर शेयरिंग क्या है, वैल्यूएबल है। ओके, सो ये जो आपने देखा कि आपको आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि आप सुपरफिशियल आंसर लिख रहे हो कि हाँ पावर शेयरिंग से मतलब कुछ भी आप लिख देता, ऐसा नहीं लिखना। आपको बस क्या करना है, जब भी अगर क्वेश्चन पूछे कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, देन आपको दोनों ही लिखना है। पहला लिखना है, फर्स्ट पॉइंट है प्रूडेंशियल रीजन, देन उसके कुछ पॉइंट्स लिखना, देन आप मोरल रीजन लिखना और उसके कुछ पॉइंट्स लिखना। ओके, ऑलरेडी मैंने मार्क भी कर दिया है तो आप इजीली देख सकते हो। ओके, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।
और इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखो। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पहला जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स मींस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, इस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। ओके, किस किस के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच में जो पावर शेयरिंग होगा उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। याद रखना, इससे 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, राइट। It allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. तो यहाँ पर such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. So यहाँ पर ये जो different organs हम देख रहे हैं, legislature, executive और judiciary, इनको different power मिला है और किसी को भी unlimited power नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर एक organ दूसरे organ के power को check करता है और इससे क्या होगा, एक balance बना रहेगा power के बीच में। ओके, कहने का मतलब यह है कि ना ही लेजिस्लेचर को एक्सट्रीम पावर दिया गया है, ना ही एग्जीक्यूटिव को एक्सट्रीम पावर दिया गया है और ना ही जुडिशियरी को एक्सट्रीम पावर दिया गया है। और जब भी अगर कोई केस में लेजिस्लेचर अगर अपना पावर को एक्सट्रीम करने की कोशिश करेगा, वहां पर जुडिशियरी रोकेगा। सिमिलरली अगर जुडिशियरी अपना एक्सट्रीम पावर करना चाहेगा तो लेजिस्लेचर रुकेगा, और सिमिलरली एग्जीक्यूटिव अगर कुछ एक्सट्रीम पावर अपना करना चाहेगा वहां भी जुडिशियरी रोकेगा। सो यहाँ पर एक दूसरे को ये क्या करते हैं, पावर को चेक करते हैं, रोकते हैं। ओके, और इसीलिए यहाँ देखो इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ओके, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट जो है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स आर डिफरेंट लेवल्स। तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। ओके, सो एंटायर कंट्री के लिए अगर कुछ एक गवर्नमेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, और अगर स्टेट के लिए होता है उसे हम रीजनल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, जब रीजनल गवर्नमेंट और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच में पावर शेयरिंग होता है, उसको भी हम देखते हैं वन टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है ये, राइट। देखो जैसे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ओके, सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है जो लोअर मतलब स्टेट गवर्नमेंट से लोअर होते हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत होते हैं, इनके साथ भी पावर शेयरिंग हो सकता है। ओके, याद रखना। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर पावर शेयरिंग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होगा। ओके, नेक्स्ट जो है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कौन हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज भी हो सकते हैं, राइट। सो ये है क्या, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में या फिर रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में जो पावर शेयरिंग होता है उसे भी हम पढ़ने वाले हैं, राइट। ये है क्या, एग्जाम्पल दिया है, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम। ऑलरेडी हमने बेल्जियम का जो मॉडल पढ़ा वहां भी आपने देखा होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में, राइट। तो उनके बीच में पावर शेयरिंग होता है, राइट। सिमिलरली हमारे इंडिया में क्या है कि आपको पता होगा कि वीकर सेक्शंस या वोमेन को भी रिप्रेजेंट दिया जाता है लेजिस्लेचर में, राइट। वो भी क्या है, वन टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है, राइट। सिमिलरली रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आपने पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था, राइट, कि SC ST के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व किया गया है, वो भी वन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ओके, so this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups। ये जो पावर शेयरिंग है इससे क्या होगा, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनको क्या मिलेगा, पावर शेयरिंग मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो है पावर शेयरिंग, ये किसके बीच में है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये क्या है, देखो आपने देखा होगा कि डिफरेंट पार्टीज का आइडियोलॉजी डिफरेंट होता है, राइट। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन होता है। ओके, इससे कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, पावर जो है किसी एक पर्सन, एक पॉलिटिकल पार्टी के हैंड में नहीं रहा होगा। फॉर एग्जांपल कभी बीजेपी मतलब जो गवर्नमेंट है वो कभी इलेक्शन विन करता है, कभी कांग्रेस गवर्नमेंट विन करता है। इससे आप देख रहे हो कि पावर जो है कभी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हैंड में नहीं रहता, बल्कि ये क्या होता है, शिफ्ट होता रहता है कि नहीं। इससे क्या होगा, इवन आप ये भी देखे होंगे कि कभी कभार क्या होता है कि सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी को अगर मतलब जो मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिलता, देन वो क्या करता है, कोalition गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो ये भी कोalition गवर्नमेंट होगा, मीन्स आप किससे, मीन्स जो मेजॉरिटी पार्टी है, ओके, वो क्या करेगा, रीजनल पार्टीज के साथ क्या करेगा, मतलब पावर शेयरिंग कर रहा है। सो कोalition गवर्नमेंट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, राइट।
इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जैसे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये भी पावर शेयर करते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट ट्रेड यूनियंस होते हैं, है कि नहीं? इंडस्ट्रियलिस्ट के भी यूनियंस होते हैं, फार्मर्स यूनियन होते हैं, है कि नहीं? ये जो यूनियंस हैं ये भी वन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ये क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को। कैसे? कि आप अगर सपोज आपने सुना होगा अभी रिसेंटली फार्मर्स ने भी स्ट्राइक किया था, राइट? सो ये स्ट्राइक करते हैं, सोशल मूवमेंट्स करते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग को। सो ये हम कह सकते हैं कि ये भी वन टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है। ओके, सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, मैंने जितना हो सकता है मैंने इसको कवर करने का कोशिश किया है। फुल चैप्टर इसके साथ ही खत्म होता है और इजी भी है, आप सही से पढ़ लेना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।